नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानोवा यूट्यूब चैनल पर। आज का डिस्कशन है जनवरी 2026 प्रतियोगिता दर्पण पर आधारित, जिसके अंतर्गत हम लोग आज सामान्य ज्ञान सेगमेंट का अध्ययन करेंगे। और इसके अंतर्गत हम लोग जैसे निधन, नियुक्तियाँ, पुरस्कार, किताबें, सैन्य अभ्यास, चर्चित व्यक्ति, महोत्सव, वर्ष दिवस सप्ताह, ऐसी चीज़ों पर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सेगमेंट रहता है हमारा पीडी के अंतर्गत, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर 10 क्वेश्चन आते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, तो उसमें से लगभग 4 या 5 क्वेश्चन इस जीके पार्ट से रहता है। तो अति महत्वपूर्ण सेगमेंट है, हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हाँ, 2-3 बातें हैं, थोड़ा-सा पहले बता देते हैं आपको, तो फिर उसके बाद डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। पहली बात ये है कि जो हमारा जो लेक्चर है, इसका पीडीएफ कहाँ पर मिलता है? तो टेलीग्राम चैनल है हमारा, ज्ञानोवा ऑफिशियल नाम से, तो उसकी जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। वहाँ से आप जाइए और पीडीएफ डाउनलोड करके बार-बार रिवाइज कर लिए कीजिए। हाँ, दूसरी बात ये है कि केवल आप पीडीएफ पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो हमारी नोट्स है वो बहुत ही क्रिस्प स्टाइल में बनाई गई है, ताकि आपको कम समय लगे पढ़ने में। और उसके पहले लेकिन उसके पहले ये है कि आपको वीडियो वॉच करना पड़ेगा। वीडियो आप एक बार देख लेंगे, पूरी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, और फिर बाद में आप 2 या 3 बार, जितनी बार आप अच्छे से कंप्लीट कर लें, तो पीडीएफ से आप पढ़ सकते हैं। तीसरी बात ये है कि इस जैसे ये पीडी है, उसमें जनवरी 2026 लिखा हुआ है, और लेकिन उसमें जो कंटेंट है हमारा वो नवंबर माह का है, नवंबर 2025 का। तो ये दरअसल क्या है ना कि इसमें कन्फ्यूज होने की बात नहीं है। ये प्रतियोगिता दर्पण वालों की अपनी व्यक्तिगत परंपरा है कि वो 2 महीने पीछे का कंटेंट देते हैं। दरअसल 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 कंटेंट होता है आपका नवंबर का, और ये दिसंबर में मार्केट में आती है मैगजीन, और उसमें जनवरी आपका लिखा होता है। तो कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है, ठीक है। ये कुछ 2-3 बातें थी, आपसे कहना था। और अब हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा जो टॉपिक है, ये बहुत ही शॉर्ट फॉर्म रहता है, तो इसको यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो जैसे IIDEA, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि ये जो IIDEA है, तो ये एक अंतर सरकारी संगठन है, ठीक है ना। यह एक अंतर सरकारी संगठन है, और ये 1995 में गठित किया गया था। इसमें भारत सहित 35 देश है, और भारत भी इसका सदस्य है। अमेरिका और जापान ये पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में है। और इसके ये चर्चा में क्यों आया? क्योंकि इसके जो अध्यक्ष हैं, 1 साल के लिए बनाए गए हैं, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, ठीक है। तो इसलिए ये चर्चा में आया। और ये बैठक हुई थी स्टॉकहोम, स्वीडन में। वहाँ पर ये निर्णय लिया गया कि ज्ञानेश कुमार जी को 1 साल के लिए इस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त करते हैं। तो इससे एक इम्पोर्टेंट यही फैक्ट है कि ज्ञानेश कुमार हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जो अंतर सरकारी संगठन है IIDEA, उसके अध्यक्ष बनाए गए। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला जो हमारा टॉपिक है, नियुक्तियाँ। तो कुछ दरअसल नियुक्तियों में क्या होता है ना कि कुछ होता है जो एकदम फैक्ट, और कुछ ऐसी नियुक्तियाँ होती हैं जिसके हम लोग डीप जा कर के पढ़ना पड़ता है, और वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जैसे इसमें जस्टिस सूर्यकांत, ठीक है, जस्टिस सूर्यकांत ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका इस मंथ से। यहाँ से क्वेश्चन किसी जो भी आप एग्जाम देंगे उसमें आएगा। तो पहली नियुक्ति है संजय गर्ग, जो कि भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक बनाए गए हैं। दूसरी नियुक्ति है आपकी विश्वजीत सहाय, जो कि रक्षा लेखा महानियंत्रक के प्रमुख बनाए गए हैं। उसके बाद चरणजीत सिंह, जिन्हें निशस्त्रीकरण यूएन में स्थायी प्रतिनिधि। तो जो निशस्त्रीकरण वाला जो हमारा डिपार्टमेंट है, उसमें यूएन में स्थायी प्रतिनिधि के रूप में चरणजीत सिंह को नियुक्त किया गया। अब हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारी नियुक्ति है वो जस्टिस सूर्यकांत, ये 53वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं भारत के। ये जो आदेश 30 अक्टूबर को जारी किया गया था राष्ट्रपति जी के द्वारा, और शपथ 24 नवंबर को दिलाई गई। राष्ट्रपति के द्वारा ही दिलाया जाता है। जो आपके मुख्य न्यायाधीश हैं
उनका उनकी शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, और जो राष्ट्रपति है उसकी शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। तो ये 24 नवंबर से इनका कार्यकाल प्रारंभ होता है, क्योंकि 24 नवंबर को इनको शपथ दिलाई गई। टोटल कार्यकाल जो है इनका 15 माह का है, और ये 24 अक्टूबर 2025 से 9 फरवरी 2027 तक ये भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करेंगे। और ये मुख्य न्यायाधीश बने, इसके पहले ये हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश थे। जो हिमाचल प्रदेश है उसके मुख्य न्यायाधीश रहे। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो हाल ही में मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो इससे पहले कहाँ पर और क्या थे, तो ये हिमाचल प्रदेश में मुख्य न्यायाधीश थे। और ये जो नियुक्ति होती है वो वरिष्ठतम श्रेणी के आधार पर होती है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय में जो सबसे अधिक दिनों तक, उम्र के आधार पर नहीं, सबसे अधिक दिनों तक जिन्होंने कार्य किया है उसको मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है वरिष्ठतम के आधार पर। ठीक है। दूसरा, हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे सर एच जे कानिया, सर हरिलाल एच जे कानिया थे। और ये हमारे स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, लेकिन पूछा जाए कि भारत के प्रथम, तो भारत के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो सर मॉरिस लिनफोर्ड ग्वायर थे। ठीक है। तो सर मॉरिस लिनफोर्ड ग्वायर ये 1937 में भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने। लेकिन स्वतंत्र भारत के मुख्य न्यायाधीश जो प्रथम थे वो सर एच जे कानिया थे। इसको आप बहुत बार सुने भी होंगे। तो दरअसल क्या है कि जो 26 जनवरी जो हमारी वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट है वो 26 जनवरी से 1950 को अस्तित्व में आई थी। ठीक है। लेकिन संघीय न्यायालय के रूप में ये अक्टूबर 1937 से कार्य प्रारंभ हो गया था। ठीक है ना। तो ये 53वें मुख्य न्यायाधीश बने। लेकिन अभी हाल में बहुत ही ट्रेंड चला है कि पहले के जो नियुक्तियां हैं उस पर पूछ लेते हैं। तो 53वें तो जस्टिस सूर्यकांत हैं, लेकिन 52वें बी आर गवई। ठीक है। और उसके पहले 51वें संजीव खन्ना। ठीक है। और 50वें याद रखिएगा, यहाँ पर 50वें जो थे, 50वें वो आपके चंद्रचूड़, डी वाई चंद्रचूड़ थे। ठीक है ना, डी वाई चंद्रचूड़। तो इस तरह से ये मुख्य जो हमारा टॉपिक है इस नियुक्तियों में वो कंप्लीट होता है। एक बार इसका मुख्य जो पॉइंट है वो देखते हैं कि ये 53वें नंबर के हैं। ठीक है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और उसके बाद ये हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश रहे। और प्रथम जो थे भारत के वो सर मॉरिस लिनफोर्ड ग्वायर, और स्वतंत्र भारत के एच जे कानिया। ठीक है। 52वें आपके गवई। ठीक है। तो इनका कार्यकाल 15 माह का रहेगा। तो कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पर, खालिद एल एनानी। ठीक है। तो खालिद एल एनानी ये मिस्र के रहने वाले हैं। हाल ही में इनको यूनेस्को का महानिदेशक बनाया गया है। ठीक है। ये 12वें महानिदेशक है। और हाल ही में जो फ्रांस की ऑड्री अजूले में एक बैठक हुई वहाँ पर ये निर्णय लिया गया। तो और ये अरब के प्रथम व्यक्ति हैं जिन्हें यूनेस्को में महानिदेशक का पद दिया गया है। और ये जो निर्णय लिया गया वो 58 सदस्यीय एग्जीक्यूटिव जो बोर्ड है उसके द्वारा निर्णय लिया गया। सॉरी, यहाँ पर एक गलत इंफॉर्मेशन आपको दे दिया मैंने। ये जो फ्रांस की ऑड्री अजूले को पराजित, इसके पहले थे वो। ठीक है ना, इसके पहले फ्रांस के ऑड्री अजूले थे। और ये जो बैठक हुई वो समरकंद में हुई थी। अभी हाल ही में 43वीं जो जनरल कॉन्फ्रेंस की जो बैठक है यूनेस्को की वो समरकंद में संपन्न हुई थी। ठीक है। तो इस तरह से इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हाल ही में जो खालिद एनानी है वो कहाँ के हैं, तो मिस्र के हैं। इनको यूनेस्को का महानिदेशक बनाया गया है। ठीक है। और ये 12वें महानिदेशक हैं। समरकंद में 43वीं जो बैठक हुई है उसमें ये निर्णय लिया गया। तो हमारा नियुक्तियों वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पुरस्कार का। हाँ, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो पुरस्कार का है। और पहला जो है बुकर पुरस्कार, ये 2025 का बुकर पुरस्कार है। ये हंगरी मूल के ब्रिटिश लेखक हैं डेविड सेजले, इनको दिया गया है इस साल का बुकर पुरस्कार। और इनकी जो उपन्यास है फ्लैश, इसके लिए दिया गया है।
और जब ये बुकर पुरस्कार मिलता है तो 50,000 पाउंड का इनाम दिया जाता है, रुपए मिलता है। और किरण देसाई की जो पुस्तक है द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, इसको अल्प सूचीबद्ध किया गया था। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि भारत की तरफ से किसकी किताब को अल्प सूचीबद्ध किया गया था, तो किरण देसाई की किताब द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी को बुकर पुरस्कार में। ठीक है, उसके बाद द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस 2006 में इनकी जो पुस्तक है ये किसकी, किरण देसाई की, तो इनको बुकर पुरस्कार ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक है ना। और ये बुकर पुरस्कार की पात्रता क्या है, तो सर्वप्रथम पूरी दुनिया में कोई भी लेखक हो चलेगा, पर वो अंग्रेजी में उसके द्वारा लिखा गया हो और प्रकाशन आयरलैंड या यूके में हुआ हो, वही व्यक्ति इस पुरस्कार के पात्र होंगे। 1969 से ये पुरस्कार लगातार दिया जा रहा है। अभी तक भारत के 3 भारतीय और 3 भारतीय मूल के व्यक्ति बन चुके को पुरस्कार ये मिल चुका है। प्रथम भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं उनको मिला, वो थे आपके BS नैपाल। ठीक है, और ये भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति BS नैपाल। लेकिन जो प्रथम भारतीय हैं वो आपकी अरुंधति राय। ठीक है, तो बुकर पुरस्कार ये हंगरी मूल के ब्रिटिश लेखक डेविड सेजले, इनका उपन्यास फ्लैश, और जो भारत की तरफ से जो अल्प सूचीबद्ध हुई जिनकी पुस्तक किरण देसाई, पुस्तक का नाम द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। ठीक है, और इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है आपका कि भारत की जो प्रथम है बुकर पुरस्कार पाने वाली तो अरुंधति राय हैं, और प्रथम भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं वो BS नैपाल। तो ये कुछ अति महत्वपूर्ण पॉइंट्स हो गए। तो बुकर पुरस्कार हमारा कंप्लीट होता है। ये महाराष्ट्र भूषण 2024, ठीक है ना, महाराष्ट्र भूषण 2024 ये राम सुतार को दिया गया है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाता है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और अगला है हमारा जमनालाल बजाज पुरस्कार 2025, ये थोड़ा सा हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये 2025 का जो पुरस्कार है जमनालाल बजाज, इसका ये 47वां हमारा संस्करण था। ये गांधीवादी जो मूल्यों को बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है, जिनके द्वारा दिया जाता है, उनके लिए ये जमनालाल बजाज पुरस्कार दिया जाता है। ये टोटल 4 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहला जैसे रचनात्मक कार्यों के लिए, तो इस बार रचनात्मक कार्यों के लिए मिला है हसमुख बाबू भाई पटेल को। दूसरा, ग्रामीण विकास हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के लिए, यानी अगर गांव के विकास से संबंधित आप कोई किसी भी साइंस एंड टेक का डेवलप करते हैं तो उससे संबंधित ये पुरस्कार दिया जाता है। इस बार दिया गया है PM मुरुगेसन को। ठीक है, PM मुरुगेसन। और तीसरा है आपका भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों का प्रसार करने के लिए दिया गया है सेकाचेवा ल्यूडिमिला। ठीक है, सेकाचेवा ल्यूडिमिला को दिया गया है, और ये रूस के व्यक्ति हैं। ठीक है, रूस के नागरिक हैं। और चौथा जो पुरस्कार है वो महिला एवं बाल कल्याण के लिए दिया गया त्रिवेणी आचार्य को। तो रचनात्मक कार्यों के लिए हसमुख बाबू भाई पटेल, ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी PM मुरुगेसन, भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को प्रसार करने के लिए सेकाचेवा, और महिला एवं बाल कल्याण के लिए त्रिवेणी आचार्य। तो इस तरह से हमारा ये संपन्न होता है टॉपिक। और अगला जो टॉपिक है हमारा वो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024। ठीक है, तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 ये केंद्रीय जो जल शक्ति मंत्रालय है उसके द्वारा दिया जाता है। ये छठवां, ठीक है ना, छठवां राष्ट्रीय जल पुरस्कार है इस बार का, और ये जो वितरण है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इस बार कुल 46 विजेताओं को पुरस्कार मिला है, और ये 10 श्रेणियों में दिया गया है टोटल। ठीक है, तो 10 श्रेणियों में दिया गया, ये छठवां है, और 46 विजेता, और जल शक्ति मंत्रालय जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है उसके द्वारा दिया जाता है। अब ये पुरस्कार किसको मिला है क्या कैसे देख लेते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ राज्य का जो पुरस्कार है वो नंबर 1 पे आपका महाराष्ट्र, और नंबर 2 पे गुजरात, और नंबर 3 पे हरियाणा। ठीक है, तो महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा।
उसके बाद जो सर्वश्रेष्ठ जिला की बात करें तो चार, इसको जो है ना 5 जोन में बांट करके दिया जाता है सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार। तो ये उत्तरी जोन में मिर्जापुर, जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है मिर्जापुर, उसको दिया गया है। ठीक है, तो ये यूपी पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उत्तरी जोन का सर्वश्रेष्ठ जिला पुरस्कार किसे दिया गया, मिर्जापुर को। दक्षिणी जोन का ये तिरुनेलवेली जो तमिलनाडु का है उसको दिया गया। उसके बाद जो पूर्वी जोन है, पूर्वी जोन का पुरस्कार राजनांदगांव छत्तीसगढ़। ठीक है, पश्चिमी जोन का खरगोन मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश के खरगोन को दिया गया। उसके बाद पूर्वोत्तर का यानी नॉर्थ ईस्ट में सिपाही जला, ये त्रिपुरा का एक जिला है, उसको दिया गया है। तो इसमें दो आपके ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। एक तो आप एक ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका उत्तरी जोन वाला मिर्जापुर यूपी, बाकी हैं तो सभी इम्पोर्टेंट पर ये ज़्यादा रहता है। उसका सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का जो पुरस्कार है वो दुब्बीगनी पल्ली आंध्र प्रदेश, ठीक है, और पयम गांव केरल का, इन दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। और जब कभी भी संयुक्त रूप से कोई दिया जाए तो उसके आने के चांस कम रहते हैं। यद्यपि एक बार स्वच्छता से जो स्वच्छ भारत से संबंधित जो रिपोर्ट आती है तो उसमें जरूर आ गया था संयुक्त पुरस्कार से संबंधित यूपी पीसीएस में, बट कभी आ जाता है कभी नहीं आता। ठीक है, और शहरी स्थानीय निकाय का जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है वो नवी मुंबई महाराष्ट्र को मिला। और ये ध्यान रखिएगा कि तीसरा स्थान आगरा को मिला है, ये सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय में। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर को कौन सा थर्ड स्थान, थर्ड प्लेस मिला है। ठीक है, उसके बाद सर्वश्रेष्ठ स्कूल या कॉलेज पर कृष्णा पब्लिक स्कूल रायपुर छत्तीसगढ़। सर्वश्रेष्ठ उद्योग अपोलो टायर्स कांचीपुरम तमिलनाडु। ठीक है ना। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्ता संघ ये मिला है आपका वेट्टाईकरण पुछुर नहर अद्योकुलम गांव कोयम्बतूर। ठीक है ना, तो वेट्टाईकरण पुछुर नहर अद्योकुलम गांव कोयम्बतूर, ठीक है ना, को मिला है सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ संस्थान इनसाइडर कैंपस कैटेगरी, अर्थात ऐसा इंस्टीट्यूट जिसके कैंपस के अंदर जो माहौल है वो अच्छा रहता है, उसमें जो नंबर 1 मिला है पुरस्कार वो आईआईटी गांधीनगर और आईसीएआर इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च गोवा, इनको दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया। सर्वश्रेष्ठ सिविल सोसाइटी का पुरस्कार बनासकांठा जिला शहरी दुग्ध उत्पादक संघ बनासकांठा गुजरात को मिला है। तो ये बनासकांठा जिला शहरी दुग्ध उत्पादक एक संघ है बनासकांठा गुजरात में, उसको मिला है ये सर्वश्रेष्ठ सिविल सोसाइटी का। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका, ठीक है ना, क्योंकि पर्सनालिटी से पूछता है इसमें पुरस्कार में। तो सर्वश्रेष्ठ जो व्यक्ति पुरस्कार है तो पूर्वी क्षेत्र में किशोर जायसवाल को मिला, ये बिहार से है। तो ये बीपीएससी की दृष्टि से जो 72nd जो आपकी बीपीएससी होने वाली है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि सर्वश्रेष्ठ जो व्यक्ति पुरस्कार है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जो दिया गया वो पूर्वी क्षेत्र के लिए किसको मिला, तो किशोर जायसवाल बिहार के। पश्चिमी क्षेत्र में, ये पश्चिमी जोन में जो मिला वो बजरंग लाल जैथू को मिला, ये राजस्थान के हैं। उत्तरी क्षेत्र का मोहन चंद्र को मिला, ये उत्तराखंड के हैं। और दक्षिणी क्षेत्र का ओडली राजशेखर, ये आंध्र प्रदेश के हैं। तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट किशोर जायसवाल आपके हैं। जल संचयन ये आपका 11वां जो श्रेणी है, 11वीं श्रेणी उसके लिए है। तो 11वीं श्रेणी आपका जल संचयन जन भागीदारी एक पुरस्कार दिया जाता है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। तो ये जल शक्ति अभियान कैच द रेन शुरू किया गया था जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, उसे में जो समुदाय संचालित वर्क करता है, ठीक है ना, जल को बचाने के लिए उसको दिया जाता है। तो इस बार 100 पुरस्कार दिए गए, पर जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि किसे दिया गया, तो तेलंगाना को सबसे ज़्यादा, छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर राजस्थान। तो तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग।
इंफोसिस पुरस्कार, ठीक है, इंफोसिस पुरस्कार है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। दरअसल ये जो इंफोसिस पुरस्कार है वो 40 वर्ष से जो कम के जो शोधार्थी हैं उनको दिया जाता है, ठीक है, उनको यह पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, ये दिया जाता है। पहला गणित विज्ञान के लिए सब्यसाची मुखर्जी को दिया गया। भौतिक विज्ञान के लिए कार्थिस मंथीराम को दिया गया। इंजीनियरिंग व कंप्यूटर साइंस के लिए सुशांत सचदेवा को दिया गया। जीव विज्ञान के लिए अंजना बद्री नारायण को दिया गया। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में एंड्रू ऑलेट को दिया गया। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रोफेसर निखिल अग्रवाल को दिया गया। तो ये इन्फॉर्मेशन है इंफोसिस पुरस्कार से संबंधित। आप पीडीएफ डाउनलोड करिए टेलीग्राम में जा कर के, और कई बार रिवाइज करिए, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बनाई गई है और कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं गई। कोई भी एग्ज़ाम होगा आपको 100% क्वेश्चन आप सही करके आएंगे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। अगला जो हमारा टॉपिक है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। दरअसल ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शांति, निःशस्त्रीकरण एवं विकास के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, यानी दुनिया को आप शस्त्रों से दूर ले जाए, ऐसा जो काम करता है उसके लिए दिया जाता है। तो इस बार मिशेल बैचलेट को दिया गया है, 2024 का पुरस्कार है। अब उसमें लिख के आ जाएगा 2025 का, तो किसी को नहीं, अभी 2025 का पुरस्कार किसी को नहीं मिला है, ये 2024 है, याद रखिएगा। तो मिशेल बैचलेट को मिला, ये चिली की पूर्व राष्ट्रपति है, ठीक है। 25 लाख रुपए मिलता है, और ये शिवशंकर मेनन की अध्यक्षता में निर्णय लिया गया। तो इस ज्यूरी के जो अध्यक्ष थे शिवशंकर मेनन थे, और ये 1986 से लगातार दिया जा रहा है। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हाल ही में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया, मिशेल बैचलेट को, और ये चिली की पूर्व राष्ट्रपति है। तो मतलब ये कहाँ की हैं, तो चिली की हैं पूर्व राष्ट्रपति, बस। मिस अर्थ पुरस्कार, ये 25वां हमारा इस बार का 25वां मिस अर्थ पुरस्कार का वितरण किया गया। ये जो प्रतियोगिता है वो मनीला फिलीपींस में हुई, ठीक है। इसकी जो विजेता मिस अर्थ का जो पुरस्कार मिला वो नताली पुस्किनेवा को मिला, ठीक है, और ये नताली पुस्किनेवा चेक गणराज्य की रहने वाली है। मिस अर्थ एयर वो सोल्डिस यूआर्स डॉटर को, और मिस अर्थ वाटर माई एन टिन एक व्यक्ति हैं, होंगे ये तो पूर्वी एशिया के होंगे या तो दक्षिण पूर्वी एशिया के होंगे, माई एन टिन को दिया गया। फायर यानी मिस अर्थ फायर, ये आपके वारीन्याग खम को दिया गया है, ठीक है। तो इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यही है कि मिस अर्थ जो पुरस्कार, ये की जो प्रतियोगिता है ये कहाँ पर कराई गई, तो ये मनीला फिलीपींस में, इसमें, और ठीक है ना, ये पुरस्कार किसे मिला, तो नताली पुस्किनेवा को मिला, और ये कहाँ की रहने वाली है, चेक गणराज्य की, और ये 25वीं, ठीक है ना, है। ये 25वीं मिस अर्थ है, ठीक है। अब मिस यूनिवर्स, अगला जो टॉपिक है मिस यूनिवर्स 2025, ये 74वीं मिस यूनिवर्स इस बार बनी है। कौन, पाक्रेट सॉरी फातिमा बॉस, ठीक है ना, फातिमा बॉस बनी है मिस यूनिवर्स 74वीं। और ये किस शहर में ये प्रतियोगिता आयोजित की, पाक्रेट शहर है, कहाँ का, थाईलैंड का, ठीक है। और भारत की सॉरी और इसके जो प्रथम उपविजेता हैं वो आपके प्रवीनार सिंह है, ठीक है, प्रवीनार सिंह जो प्रथम उपविजेता है। भारत की तरफ से जो इस प्रतियोगिता में भाग लिया वो मनिका विश्वकर्मा है, ये राजस्थान के रहने वाली हैं, और ये आपकी इंडिया की मिस यूनिवर्स है, ठीक है। मिस यूनिवर्स आपकी कहाँ की है, इंडिया की है, और इसमें 118 देशों ने भाग लिया। तो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है यही है कि 2025 का मिस यूनिवर्स का खिताब किसे मिला, तो फातिमा बॉस को मिला। कहाँ के रहने वाली हैं, मैक्सिको की हैं, और ये आयोजन कहाँ हुआ, पाकरेट शहर थाईलैंड में। भारत की तरफ से किसने इस प्रतियोगिता में भाग लिया, तो मनिका विश्वकर्मा, जो कि राजस्थान के रहने वाले, ठीक है। अगले हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट की, आपके टॉपिक की तरफ। तो मिस इंटरनेशनल 2025, दरअसल इसका जो आयोजन है
वो टोक्यो जापान में हुआ। 63वीं बार आयोजन हुआ है। और ये जो मिला है मिस इंटरनेशनल का खिताब, वो कैटालिना ड्यूक को मिला और ये कोलंबिया की रहने वाली है। ठीक है। और भारत की तरफ से नागपुर की रूस सिंधु इस प्रतियोगिता में भाग लेती है। ठीक है। तो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि मिस इंटरनेशनल 2025 का जो खिताब है वो किसे मिला? कैटेलिना ड्यूक को मिला। कहाँ की रहने वाली है? कोलंबिया की। और ये आयोजन कहाँ हुआ? टोक्यो जापान में हुआ। भारत की तरफ से किसने भाग लिया? तो रूस सिंधु ने, नागपुर की रहने वाली। और 63वीं, याद रखिएगा कि ये 63वीं मिस इंटरनेशनल खिताब था। अब हम लोग चलते हैं आगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, निधन। ठीक है, निधन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट आपका पॉइंट है वो आपका धर्मेंद्र। दरअसल इनका जो पूरा नाम है धर्मेंद्र केवल कृष्ण देओल। ठीक है, धर्मेंद्र केवल कृष्ण देओल पूरा नाम है। इनका जन्म 1935 पंजाब में हुआ। इनका निधन मुंबई में होता है, आपको पता ही है, 2025 में। पद्म भूषण इनको मिला है 2012 में। ये सांसद बने बीकानेर से, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना, ये अपने आप में बड़ी पर्सनालिटी थी और इनसे संबंधित एक दो क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये सांसद थे बीकानेर से। शुरुआती जो इनकी सबसे पहली जो फिल्म थी वो दिल भी तेरा हम भी तेरे। ठीक है ना, दिल भी तेरा हम भी तेरे। और ये 1960 में आई थी। इनकी एक बहुत चर्चित फिल्म रही शोले, वो आपकी 1975 में आई थी। तो धर्मेंद्र, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट देखा जाए तो ये जो है, ये कहाँ से सांसद थे? बीकानेर से थे। इनकी शुरुआती फिल्म का नाम दिल भी तेरा हम भी तेरे 1960 और ये शोले 1975। ठीक है, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और अगला जो निधन हुआ, गोपीचंद हिंदुजा। ये गोपीचंद हिंदुजा का निधन हुआ। ये भारतीय मूल के ब्रिटिश उद्यमी थे और हिंदुजा समूह के चेयरमैन थे। रामदास मिश्र, ये हिंदी के प्रख्यात साहित्यकार थे और इनका जो पहला कविता संग्रह था वो पथ के गीत। ठीक है ना, पहला कविता संग्रह पथ के गीत। और प्रख्यात साहित्यकार रामदास मिश्र। कामनी कौशल, ये आपकी हिंदी सिनेमा की अभिनेत्री थी, बड़ी वरिष्ठ अभिनेत्री थी। इनकी पहली जो फिल्म है नीचा नगर। ठीक है ना, नीचा नगर पहली फिल्म है। और अंतिम जो फिल्म है वो लाल सिंह चड्ढा है। लाल सिंह चड्ढा अंतिम और पहली नीचा नगर। दया प्रकाश सिन्हा, ये प्रशासनिक सेवानिवृत्त अधिकारी हैं थे और वर्तमान में नाटककार थे। इनका निधन हो गया। ठीक, चर्चित जो व्यक्ति हैं इस महीने में, बहुत ज़्यादा चर्चित व्यक्ति नहीं रहे, एक ही थे, मोहम्मद अजहरुद्दीन। ये पूर्व क्रिकेटर थे और हाल ही में इनको तेलंगाना जो मंत्रिपरिषद है उसमें शामिल किया गया। वर्ष दिवस सप्ताह, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है ना, एक क्वेश्चन आपका आता है वर्ष दिवस सप्ताह से प्रत्येक एग्जाम में, तो इसको आप तैयार करिए अच्छे। तो 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है। दरअसल ये याद रखिएगा हमेशा, 6, 9, 15। ठीक है, ये 2000 की बात है, सन 2000 में 6, 9, 15 नवंबर। 6 को, ठीक है ना, 6 को आपका छत्तीसगढ़, 6 को छत्तीसगढ़। ठीक है, 6 को छत्तीसगढ़ और 9 को उत्तराखंड। ठीक है, 9 को उत्तराखंड और 15 को झारखंड। ठीक है, ये राज्य नए बनाए गए थे। ठीक है, तो याद रखिए, 6 को छत्तीसगढ़, 9 को उत्तराखंड और 15 को झारखंड। ये 2000, सन 2000 में हुआ था। तो 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 14 नवंबर को बाल दिवस भारत, ये जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस, बिरसा मुंडा जयंती और जनजाति गौरव दिवस। इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका जनजाति गौरव दिवस, क्योंकि ये हाल ही में 2-3 साल अभी पहले ही शुरू किया गया है। तो ये 15 नवंबर को मनाया जाता है जनजाति गौरव दिवस। 16 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस। 19 नवंबर विश्व शौचालय दिवस। 19 नवंबर इंदिरा गांधी जन्म दिवस।
20 नवंबर यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे, 21 नवंबर विश्व मास्की दिवस और विश्व टेलीविजन दिवस। इसके बाद 26 नवंबर राष्ट्रीय विधि दिवस अर्थात संविधान दिवस, ये आपके भारत का है। और इसी दिन 26 नवंबर को ही हमारा संविधान अंगीकृत किया गया था, ठीक है ना, अंगीकृत किया गया था। तो 7 नवंबर राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता, 9 नवंबर उत्तराखंड दिवस स्थापना, 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस, और 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 14 नवंबर को बाल दिवस भारत, उसके बाद 15 नवंबर को झारखंड स्थापना, बिरसा मुंडा जयंती, जनजातीय गौरव दिवस, 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता, 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस, 19 नवंबर को इंदिरा गांधी का जन्म दिवस, 20 नवंबर को यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे, 21 नवंबर को विश्व मास्की दिवस, विश्व टेलीविजन दिवस, 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस अर्थात संविधान दिवस। तो चलते हैं अगले टॉपिक पर, और ये शायद हमारा लास्ट पेज है, इसमें संपन्न हो जाएगा हमारा जीके वाला पार्ट, ठीक है। तो अगला टॉपिक है आपका पुस्तकें, ठीक है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन तो कोई भी एग्जाम रहता है, ठीक है ना, उसमें आता ही आता है, ठीक। द मैजिक ऑफ लास्ट अर्निंग्स, ये बुक किताब है आपकी सुधा मूर्ति की। द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, किरण देसाई, ये अभी हाल में हम लोग अभी पहले पढ़ा ना, ये जो किरण देसाई की जो ये आपकी किताब है, ये बुकर पुरस्कार में अल्प सूचीबद्ध की गई थी, ठीक है। बुकर पुरस्कार में अल्प सूचीबद्ध की गई थी, लेकिन इनको मिला नहीं। फ्लैश डेविड सेजले, इन्हीं को बुकर पुरस्कार मिला है, फ्लैश। द विडो जॉन ग्रिशम, ठीक है। तो ये आपकी द मैजिक ऑफ लास्ट अर्निंग्स सुधा मूर्ति, द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी किरण देसाई, फ्लैश डेविड सेजले, ठीक है, द विडो जॉन ग्रिशम। अब महोत्सव टॉपिक है। हाल ही में सरदार पटेल की स्मृति पर भारत पर्व इस साल मनाया गया, ठीक है। ये सरदार पटेल भारत के लौह पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। इनकी जयंती 31 अक्टूबर को मनाई जाती है, ठीक है ना, एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 150वीं जयंती थी इस बार 31 अक्टूबर को, और भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि सरदार पटेल की जो जयंती है उसको गणतंत्र दिवस परेड की तर्ज में इसमें चीज़ें होंगी। और ये जो आयोजन हुआ वो एकता नगर, जिसे पहले केवड़िया बोलते थे, आज ये बोलते हैं, पर इसका नया नाम एकता नगर कर दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। और ये जो पर्व है, ये भारत पर्व, मतलब कार्यक्रम तो काफ़ी दिन चलना है, पर क्या है ना कि ये जो 1 से 15 नवंबर भारत पर्व के रूप में मनाया गया, ये सरदार पटेल की स्मृति पर। और इस संबंध में एक विशेष डाक टिकट व 150 मूल्य का सिक्का भी जारी किया गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो सरदार पटेल की स्मृति पर भारत पर्व इस साल मनाया गया 1 से 15 नवंबर के बीच, और ये 150वीं जयंती थी इनकी। एकता नगर केवड़िया, ठीक है ना, गणतंत्र दिवस परेड की तर्ज पर मनाया जाएगा, ये चीज़ याद रखिए। सैन्य अभ्यास, ये टॉपिक है हमारा अगला। पहला है सैन्य अभ्यास त्रिशूल युद्धाभ्यास, ये जैसलमेर राजस्थान में यह अभ्यास किया गया। भारत की तीनों सेनाओं, ठीक है, वायुसेना, थल सेना और नौसेना के साथ मिलकर के इन्होंने किया। 12 दिन तक ये अभ्यास चला, और 30 अक्टूबर से 10 नवंबर। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा कि हाल ही में जो त्रिशूल युद्धाभ्यास है वो कहाँ पर आयोजित किया गया, तो जैसलमेर राजस्थान में। मित्र शक्ति 2025, मित्र शक्ति 2025 ये जो एक्सरसाइज है भारत और श्रीलंका के बीच होती है। ये 11वां संस्करण था इस बार, और ये कर्नाटक के बेलगावी फॉरेन ट्रेनिंग जो नोड है वहाँ पर इस बार हुआ। और ये 2013 से लगातार मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच युद्धाभ्यास किया जा रहा है। तो क्वेश्चन ऐसे मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि मित्र शक्ति 2025 क्योंकि भारत और श्रीलंका के बीच होता है, ये कहाँ पर हुआ, तो कर्नाटक के बेलगावी फॉरेन ट्रेनिंग नोड पर, ठीक है, याद रखिए। विनबैक्स 2025, अब इसके नेम से ही आप देख सकते हैं, वी से वियतनाम, आई से इंडिया, ठीक है, एन से नेवल, और बायलेटरल, बी से बायलेटरल, ठीक है, और ई एक्स से एक्सरसाइज। तो ये भारत और वियतनाम के बीच एक
सैन्याभ्यास है। ये हुआ कहाँ? हनोई वियतनाम में। ठीक है, और ये 6वां संस्करण था। ठीक है, तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हुआ कहाँ, ये हनोई वियतनाम में हुआ। विनवेक्स युद्धाभ्यास भारत और वियतनाम, 6वां संस्करण। गरुड़ 2025, ये भारत और फ्रांस के बीच वायुसेना सैन्याभ्यास है। ये 8वां संस्करण है और ये आपका फ्रांस के मोंट डेमॉर्सन में ये अभ्यास हुआ 16 से 27 नवंबर। नो इम्पोर्टेंट। सुखोई, हाँ ये इम्पोर्टेंट है कि इस वायुसेना अभ्यास में भारत का सुखोई 30 ने भाग लिया। तो गरुड़ 2025 भारत फ्रांस, ये मोंट डेमार्सन फ्रांस, ठीक है, और सुखोई 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा। पूर्वी प्रचंड प्रहार, भारत की तीनों सेनाओं का वो मिलकर के तीनों सेनाएं ये अभ्यास को करती हैं। ये कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। और इससे पहले 2024 में जो हुआ उसका नाम पूर्वी प्रहार प्रहार था और 2023 में जो हुआ उसे भाला प्रहार था। ठीक है, तो पूर्वी प्रचंड प्रहार कहाँ पर हुआ? ये अरुणाचल प्रदेश में हुआ। थोड़ा सा विविध है कि श्री साईं बाबा की जन्म शताब्दी 1926 से 2026, जन्म इनका मतलब 1926 में हुआ था तो 2026 तक 100 साल हो गए, तो जन शताब्दी मनाया गया। ये इस उपलक्ष्य में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और एक विशेष डाक टिकट भी जारी किया गया। एकता नगर आंध्र प्रदेश में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। तो हाल ही में किसका जन्म शताब्दी मनाया गया? श्री साईं बाबा का, और ये कहाँ पर? एकता नगर आंध्र प्रदेश पर। और इस पर 100 रुपये का स्मारक जो सिक्का है वो जारी किया। हाल ही में काहिरा में विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम बन करके तैयार हुआ है। तो विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम कहाँ पर? काहिरा में। इस प्रकार से हमारा ये डिस्कशन संपन्न होता है और अगला जो हमारा सेगमेंट रहेगा वो इकोनॉमी, साइंस टेक और एनवायरनमेंट से संबंधित रहेगा। और आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके पीडीएफ को कई बार रिवाइज करें। देखिए हमारे इस इनिशिएट में एक सबसे बड़ी विशेषता है कि आप केवल वीडियो से आपका काम चलने वाला नहीं है और केवल पीडीएफ से नहीं काम चलने वाला, क्योंकि वीडियो आप सुन लीजिए, समझ लीजिए, तो याद भी हो जाएगा मैक्सिमम चीज़ें, पर आपको बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आप पीडीएफ डाउनलोड करिए और पीडीएफ से बार बार रिवाइज करिए। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से पीडीएफ बनाई गई है और केवल पीडीएफ से काम नहीं चलेगा, तो वीडियो ज़रूर एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले अपने डिस्कशन पर, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।